दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन बहुत ज़ोर शोर तरीके से अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि परीक्षा की घड़ी जो है बहुत नज़दीक आ चुकी है, धीरे धीरे बहुत नज़दीक आने वाली है, आ रही है। तो आप लोग थोड़ा अपना प्रयास भी आपको बढ़ाना होगा, आपको अच्छी तरह से थोड़ा समय ज़्यादा देना होगा, अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं आपको महा प्रैक्टिस बैच का सेशन जो है आपकी प्रैक्टिस सीट नंबर 17 में आपको लेके चलते हैं। 17 में आपका जो है वो आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। यस, हिंदी है आपका ये। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का शिलाका कब प्रदान किया गया। तो आप लोग दोस्तों बताएंगे कि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का शिलाका पुरस्कार कब प्रदान किया गया। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों। यस, कब प्रदान किया गया? सन 1987-88 में नहीं, 91-92 में नहीं, 93-94 में नहीं। अरे कब प्रदान किया गया, ध्यान रखना है। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का शिलाका पुरस्कार जो है वो सन 1989 से 1989 में प्रदान किया गया। ध्यान रखिए, कब? 89-90 में प्रदान किया गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में क्या निर्देशित है भाई मेरे? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राजभाषाओं के बारे में या संघ की राजभाषा के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो आपका 210 है उसमें निर्देशित है क्या? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में जो भाषा प्रयुक्त होती है उसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट होगा। निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैंने आपको बताया था कभी आपको अकर्मक और सकर्मक पहचानना हो, अकर्मक और सकर्मक पहचानना हो तो वाक्य में आप कर्ता के बाद और क्रिया से पहले क्या लगा के जज करते हैं? क्या लगा के इसको लगा के जज किया जाता है कि वो वाक्य आपका अकर्मक क्रिया का है कि कौन सा वाक्य आपका सकर्मक क्रिया का है। देखो मैं लगाना आपको सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से देखो, उसने खाई, तो उसने क्या खाई ऐसे लगाना आपको। उसने क्या खाई? तो उसने आइसक्रीम खाई, उसने रोटी खाई, है ना, उसने इमली खाई, उसने सब्जी खाई। देखो कुछ ना कुछ आंसर आपको मिल रहा है। जब आप इसमें लगा रहे हो उसने क्या खाई, तो कहीं ना कहीं जो आपको आंसर मिल रहे हैं वो इसका ऑब्जेक्ट है। मतलब इस क्रिया का कर्म दिया गया है, कर्म है, कर्म संभव है। जिस क्रिया का कर्म संभव होता है वो क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सकर्मक। तो ये खाना जो क्रिया है वो आपकी सकर्मक क्रिया है, हमें पता चल गया। यस, दूसरे में देखेंगे। उसने लिखा उसने क्या पीटा, उसने क्या पीटा। वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग, उसने क्या पीटा। अरे उसने क्या पीटा? उसने कपड़े पीटे। उसने क्या पीटा? उसने कपड़े पीटे, कपड़े को पीटा, कपड़े को धुला। उसने चारपाई को पीटा, उसने किसी व्यक्ति को पीटा, उसने किसी, है ना। कहीं ना कहीं इसका भी आप आंसर दे पाओगे कि उसने क्या पीटा। इसका मतलब ये भी आपकी सकर्मक क्रिया है। मैं पाता हूँ, मैं क्या पाता हूँ? मैं क्या पाता हूँ? मैं खाना पाता हूँ, मैं पानी पी पाता हूँ, कुछ ना कुछ मुझे मिल ही जाएगा पानी के लिए। मैं क्या पाता हूँ? इसमें भी मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं क्या सोता हूँ मेरे भाई? मैं क्या सोता हूँ?
चारपाई सोता हूँ कि नींद सोता हूँ, कोई आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्रिया कैसी है? सोना क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया है। कैसी है? सोना क्रिया अकर्मक क्रिया का वाक्य है ना। तो निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो मैं सोता हूँ अकर्मक क्रिया का वाक्य है। ठीक है। अच्छा, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? अरे माँ की बहन कौन होता है? माँ की बहन हमारी मौसी होती है, ये सभी लोग जानते हैं। माँ की बहन चाची नहीं होती, माँ की बहन दादी नहीं होती, ना माँ की बहन नानी होती है। जो माँ की बहन होती है वो मौसी हमारी होती है, उसे मौसी कहते हैं। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है? रस से भरा, जब आप ऐसे लिखोगे रस से भरा, तो इसका मतलब है ये आपका समास विग्रह है। ये आपका क्या है? ये आपका समास विग्रह है। और इसका तुम्हें बनाना है सामासिक पद, तो ये आप कहोगे रस भरा। क्या? रस भरा। और रस भरा आपका कौन सा है? समस्त पद है। क्या ये? समस्त पद, या इसी का दूसरा नाम है सामासिक पद। क्या है? सामासिक पद। दो नामों से उसे पुकार सकते हो, समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा रस भरा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण कौन है? प्रत्येक समुदाय वो वाचक विशेषण है, दूना है, तीन है, या आपका चारों है। तो समुदायवाचक विशेषण कौन है? विशेषण आप जानते हो विशेषण कितने प्रकार का होता है? आपको पता होगा कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। बताइए आप लोग, विशेषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? विशेषण आप लोग बताइए फटाफट। यस, बताइए आप लोग कि विशेषण जो है आपका वो कितने प्रकार का विशेषण है? बताइए आप फटाफट, विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो आप सभी लोग जानते हो जो विशेषण होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? वो आपका विशेषण आपका 4 प्रकार का होता है। पता है ना आपको, है ना? कौन कौन सा होता है 4 प्रकार का? आपको पता होगा। यस, विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। ठीक है, कभी ये पूछ लिया जाए, ध्यान रखो। विशेषण के भेद होते हैं कितने? 4। कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4 भेद होते हैं। नंबर 1 आपका संख्यावाचक। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण, ये होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 आपका परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, ये होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। अगला तीसरा आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण ये होता है तीसरे नंबर का। चौथा जो होता है आपका वो गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, ये 4 आपके विशेषण होते हैं। इसमें जो आपका संख्यावाचक विशेषण होता है नंबर 1 का, कौन सा होता है? संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण ये होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। इसके 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। 5 भेद इसके कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 क्रमबोधक। कौन सा होता है? क्रमबोधक, क्रमबोधक होता है विशेषण। नंबर 2 होता है आवृत्ति बोधक। कौन सा होता है? आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक होता है। नंबर 3 कौन सा होता है? 3 आपका तीसरा वाला कौन सा होता है? प्रत्येक बोधक। कौन सा? प्रत्येक बोधक। ये प्रत्येक बोधक जो होता है ये आपका तीसरा होता है। कौन सा? प्रत्येक बोधक हम
प्रत्येक बोधक जो होता है वो हमारा तीसरा होता है। कौन सा? तीसरा, है ना। हाँ, चौथा आपका होता है कौन सा? चौथा समूह कह सकते हो, समूह या समुदाय बोधक, समूह या समुदाय, ये आपका होता है समुदाय बोधक, ये आपका चौथा होता है। पांचवा जो होता है, पांचवा कौन सा होता है? गुण बोधक। कौन सा होता है? गुण बोधक। गुण बोधक आपका होता है, वो विशेषण जो होता है वो आपका पांचवा विशेषण होता है गुण बोधक, है ना। यस। क्रम बोधक में आप जानते हो, क्रम बोधक में क्रम चलता है। कौन सा क्रम चलता है? आप जानते हो, ये आपका पहला, ये वाला पहला, दूसरा, ये चलता है, डॉट डॉट डॉट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रम बोधक विशेषण। आवृत्ति बोधक में ये गुणा वाला, है ना, आप कह देते हो दो गुना, कह देते हो दो गुणा, ये, है ना, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, है ना, ये। इसमें आप कह देते हो बोधक में, इसमें आप कह देते हो, है ना, दुगना, क्या कह देते हो? दुगना, तिगुना या तीन गुना कह देते हो, तीन गुना। गुना वाले जो होते हैं, गुना और गुणा वाले, तीन गुना, चार गुना, पाँच गुना, छः गुना, या आप दोहरा, तेरा, या दोबारा और तिबारा, ऐसे, है ना, ये इसमें आते हैं। प्रत्येक बोधक में इसमें आता है आपका, प्रत्येक बोधक में एक एक, क्या आता है? एक एक, या आप जानते हो हर एक, क्या आता है? हर एक, या आता है क्या? प्रत्येक, क्या आता है? प्रत्येक, ऐसे ये आते हैं। समुदाय बोधक में आते हैं, समुदाय बोधक में कौन आता है? इसमें आता है दोनों, इसमें आता है कौन सा? दोनों भैया, तीनों, है ना, चारों, ऐसे आते हैं, चारों, पांचों, ऐसे, छइयों, ऐसे। गुण बोधक में आता है संख्याएं, गुण बोधक में क्या आता है? ये आपका गुण बोधक, इसमें विशेषण गुण वाले होते हैं, जैसे आपने कहा अच्छा, आपने कहा बुरा, है ना, इस तरह के, अच्छा बुरा, है ना, ऐसे। ईमानदार, ऐसा बेईमान, ऐसा ईमानदार, ऐसे, ये गुण बोधक विशेषण हैं, ठीक है, गुण और, है ना, ये। तो कहने का मतलब है ये इन्होंने निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण, समुदाय में कौन आते हैं? समुदाय वाले में दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तो दोनों, तीनों, तो इसमें समुदाय वाले में कौन सा लिखा है? ये लिखा है भैया, समुदाय वाले में आपका लिखा गया है कौन सा? ये कौन सा? चारों। कौन सा लिखा गया है? चारों, ये लिखा गया है। ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। कौन सा? चारों वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगला देखो, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कही जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? भूमिका कहेंगे, या उसे हम उसे भूमिका कहेंगे, या हम उसे प्रस्ताव्य, या फिर, है ना, या फिर अवैतनिक या अतिशयोक्ति। आप जानते हो भूमिका, है ना, आप जानते हो प्रस्ताव्य माने होता है पूछने योग्य, पूछने योग्य को हम लोग कहते हैं क्या? प्रस्ताव्य। क्या कहते हैं? पूछने योग्य को कहते हैं प्रस्ताव्य, पूछने योग्य। कोई चीज़ पूछने योग्य है तो वो कहीं ना कहीं प्रस्ताव्य है। कैसी है? प्रस्ताव्य है। अवैतनिक मतलब एक ऐसा पद जिस पर वेतन न दिया जाए, है ना, जिस पर वेतन न दिया जाए, ऐसा पद जिस पर वेतन न दिया जाए, क्या? वेतन न दिया जाए, न दिया जाए, उसे कहते हैं क्या? अवैतनिक। क्या कहते हैं? उसे आप अवैतनिक बोल देते हैं, है ना। तो अतिशयोक्ति होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्ति कहते हैं, ठीक है, ओके। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। इसकी संधि विच्छेद ऐसे, अतिशय, इसे कहते हैं अतिशय और धन उक्ति। अतिशय धन उक्ति बराबर क्या होता है? अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं?
सयोक्ति। देखो ये वर्तनी में भी पूछा जाता, सा पूरा लिखना आती सयोक्ति, ऐसे लिखना आती सयोक्ति। ठीक है, ये ऐसे लिख देते हैं जब हम अतिशयोक्ति, ऐसे आधा सा बना के यूँ लिख देते हैं जब हम अतिशयोक्ति, तो ये हमारा वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाता है, ध्यान रखना ये भी। ठीक है, तो अतिशय धनोक्ति बराबर अतिशयोक्ति। ठीक है, ये दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय, तो जो हमारा तिरंगा है जिसमें हमारे 3 रंग हैं, 3 के रंगों को हम लोग क्या कहते हैं, तिरंगा। तो तिरंगे में हमारे 3 रंग हैं, तो तिरंगा भारत का राष्ट्रीय निशान है, पताका है, चिन्ह है या ध्वज है। तो ध्यान रखना है, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है निशान, और जो ये पताका है ये ध्वज के ही पर्यायवाची है, लेकिन सबसे सटीक वर्ड जो है तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, 4th ऑप्शन। अगला, 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कब? 1968 में। आप जानते हो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को, है ना, हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना। कौन सी उनकी कृति थी? उन्हें कृति उनकी थी, कौन सी कृति? कृति उनकी थी चिदंबरा। कौन सा? चिदंबरा उनकी कृति थी। चिदंबरा कृति के लिए, कौन सी? चिदंबरा कृति के लिए उन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कृति उनकी थी चिदंबरा, है ना। अगला, भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भाषा में लिंग विषयक, है ना, चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से, किसकी बात है? पाणिनि से, और ग्रीक में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आ रही। ग्रीक में किसके द्वारा? अरस्तु से। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से चली आ रही। इस चिंतन में 2 पक्ष उभर कर आते हैं, लिंग प्राकृतिक है अथवा सुविधानुसार है। ये बताओ, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी, कब? 17वीं सदी में बिना कारण के व आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया। बिना कारण के या आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया। और अर्नाल्ड, कौन से? अर्नाल्ड और लांसलाट ने, ये 2, इसे इसी रूप में लिया। हार्डर 1772, एडलंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और ग्रिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम के सिद्धांत को माना गया। किसका सिद्धांत? ग्रिम का सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण माना गया, है ना। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहाँ था। व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहाँ था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है ना, ये कहा गया। अच्छा, ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपी भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। उन्होंने कहा भारोपी भाषाओं में आ और ई जो है प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी कौन ब्लूमफील्ड तक आई, यह बात आई, तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है ना।
संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए हैं उनमें सबसे ऊपर रखा गया है किसे? अर्थ को। किसे रखा गया है? अर्थ को। अर्थ के आधार पर लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं। बिल्कुल, पर ऐसा नहीं है। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया, निम्न में कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता? निम्न में कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति नहीं मानता? कौन? हर्डर या हम्बोल्ट या ग्रिम या अर्नाल्ड? कौन? अर्नाल्ड जी कहते हैं कि हम कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानते। ये कौन कह रहा है? ये आपके अर्नाल्ड जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अर्नाल्ड जी कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा। फिर भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ हुई? भारतीय भाषा में तो पाणिनि के द्वारा हुई थी, है ना, और दूसरी जो भाषा थी उसमें अरस्तु के द्वारा हुई थी। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पूछा, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन पाणिनि के द्वारा प्रारंभ की गई। अच्छा, निम्न में कौन सा विद्वान भारोपी भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते? कौन मानता है ये? ब्रुगमैन, हम्बोल्ट, हेडलंग और अरस्तु। इसके बारे में भी तुम्हें बताया गया है ना, तो बताओ कौन? तो आप जानते हो ब्रुगमैन के बारे में बात है कि ब्रुगमैन कहते हैं, ये बात है ना, देख लेना। निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यात्राजिक मानता है? रोथ मानते हैं, ब्रुगमैन, हर्डर और ब्लूम। कौन? ब्लूमफील्ड मानते हैं। कौन? ब्लूमफील्ड जो है वो मानते हैं। हाँ, अगला नेक्स्ट, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार। अरे संस्कृत के व्याकरण में लिंग तो अर्थ के आधार पर बताया था। किसके आधार पे माना जाता है? अर्थ के आधार पे माना जाता है। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास जो हैं भावविलास के हैं, ललित ललाम के, रसमंजरी के या छत्रसाल के? तो आप लोग जानते होंगे नंददास जो है रसमंजरी के। किसके हैं? रसमंजरी के हैं, है ना। ठीक, अगला, निम्न में कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल गोदाम का समास विग्रह करोगे तो ऐसे लिखो, माल और फिर लिखो गोदाम। ठीक है, इसका सही समास विग्रह। तुम्हें समास विग्रह आते हैं तो आप समास पहचान जाओ। माल गोदाम, इसका मतलब हुआ क्या? माल के लिए गोदाम। माल के लिए क्या होगा? गोदाम। अरे गोदाम बनाई जाती काहे के लिए बनाई जाती भैया? काहे के लिए बनाई जाती है? अरे माल रखने के लिए, माल के लिए गोदाम होती है। गौशाला कहा जाता है गौशाला, तो गौशाला क्या है? गौशाला, गौ के लिए इसका करेंगे समास विग्रह। गौ के लिए क्या? गौ के लिए शाला, उसी को तो कहते हैं क्या? गौशाला। तो गौ के लिए शाला होता है, गैया के लिए, गो के लिए, गाय के लिए, है ना। तो के लिए आएगा, तो माल के लिए गोदाम। ऑप्शन कौन सा? थर्ड। ठीक, अगला, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य चुनिए। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। अरे वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा। ऑप्शन कौन सा? वह छत से नीचे गिर पड़ा। वह छत पर से नहीं, छत से नीचे गिर पड़ा, है ना। यस, ये है। अगला, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के लिए विकल्प की पहचान कीजिए। पंचों का कहा सिर माथे। जो पंच कहें उनका कहा सिर माथे, इसका मतलब पंचों की बात हम मान लेंगे। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। अरे हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं,
सहज पके सो मीठा होए, बीती ताई विसार दे आगे की सुधि ले। तो हमारी बिल्ली हमारी, अब यहाँ देखो दिया है फैसला मानना, पंचों का कहा सिर माथे, पंचों का कहा जो है सिर माथे, अब मान लेंगे इसका ए वाला जा रहा है सही। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, इसका मतलब सहायता करने वाले पर ही रौब जमाना, इसका जा रहा है हमारी बिल्ली, इसका जा रहा है ये वाला, इसका तो ये सही जा रहा है। सहज पके सो मीठा होए, है ना, और बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, इसका मतलब बीती बातें भूल कर भविष्य की, ये इसका जा रहा है ना। और ये फिर किसका हुआ, ये इसका हुआ। इसका मतलब है कि पहले का ए और दूसरे का डी, तो पहले का ए है, दूसरे का डी और तीसरे का सी और चौथे का बी। तो ऑप्शन कौन सा, फोर्थ मिला लेना बेटा, है हाँ। तो आपका ऑप्शन जो है वो फोर्थ वाला सही है, ठीक है। अगला देखो, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प को पहचानिए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, का बरखा जब कृषि सुखानी, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति जिसका अपना खुद का कोई सिद्धांत नहीं, जहाँ जाता वहीं का हो जाता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो ये पहले के लिए तो बी ऑप्शन हो गया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपत्ति सफलता पर खींचना है ये, तो इसका मतलब एक का होगा बी और दो का होगा ए, एक का बी, दो का ए, तीन का डी, का वर्षा, तीन का डी, समय के बाद सहायता, बिल्कुल। ऑप्शन कौन सा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। वन का जा रहा है बी, बिल्कुल। टू का जा रहा है ए, दो ही देख लो, मैच कर लो, बस हो गया आपका थर्ड ऑप्शन, है ना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई, अरे भाई केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई, 1960 में हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई, ठीक है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य कौन सा है, कौन सा सही वाक्य है, वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को, तो अरे भाई ये को नहीं होगा, मैं नहीं होगा, वह देर के साथ, अरे भाई गलत है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है ना, यस। निम्नलिखित में से बहुवचन, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। डिबिया, अरे भैया एक वचन है ये, है ना, एक वचन है मेरे भाई। हीरा एक वचन है, प्याला एक वचन है, समाचार जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों ही है ना। तो निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन शब्द कौन है, समाचार आपका बहुवचन है। प्याला एक वचन है, हीरा एक वचन है, डिबिया एक वचन है ना। डिबिया का बहुवचन बनाओगे डिबिया, क्या बनेगा, डिबिया, ये बनेगा डिबिया, बहुवचन बनता है ना। इसका हीरा का बहुवचन हीरे, क्या बनेगा, हीरे बनेगा। इसके प्याला का बहुवचन बनेंगे क्या, प्याले, क्या बनेंगे, प्याले, ये है ना। तो ये बहुवचन शब्द है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, अरे नमक खाया जाता मेरा पुल्लिंग है, भात भी चावल खाए जाते, पनीर खाया जाता है, अरे लौंग और इलायची, लौंग है, इलायची है आपका, जावित्री है ना, जावित्री है ना, आपकी हींग है, ये सभी स्त्रीलिंग होते मेरे भाई, ठीक है। लौंग, इलायची, जावित्री और हींग सभी स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया के आपको हमने 11 भेद बताए। संयुक्त क्रिया है ना, इसके कितने भेद बताए, संयुक्त क्रिया के 11 भेद बताए। कितने के भेद, 11 बताए हैं भाई, कितने, 11 भेद।
उनमें से दे डालो, पानी बरसने लगा। ये तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। बरसता रहता है, हमेशा बरसता रहता है, निरंतरता का बोध है। किसमें? पानी बरसता रहता है, हमेशा पानी बरसता रहता है, इसका मतलब निरंतरता का बोध है, नित्यता का बोध है, निरंतरता का बोध है, बरसता रहता है। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी अरे स्त्रीलिंग होती है, कोयल स्त्रीलिंग है, मक्खी स्त्रीलिंग है, कौन सा? खटमल। खटमल आपका पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग क्या बनाओगे भैया? इसका स्त्रीलिंग क्या बनाओगे? अरे इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे मादा खटमल। क्या बनाएंगे? मादा खटमल, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे मादा खटमल, ये इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है ना। यस। निम्नलिखित में से किस वाक्य की पहचान कीजिए? सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। ठीक, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोपें से आक्रमण किया। ये बताओ, जब दुश्मन आक्रमण करेगा तो कोई एक गोला थोड़ी फेंकेगा भाई मेरे, एक से ज़्यादा गोले फेंकेगा, तोपें भी खूब यूज करेगा, है ना। हाँ, आप देखो यूक्रेन के खिलाफ आपका जो है वो खूब इजराइल जो है खूब तोपें यूज कर रहा है, तो एक गोला यूज़ करेगा, बहुत सारे गोले यूज़ कर रहा है, तोपें यूज़ कर रहा है ना। तो दुश्मन ने गोलों और तोपों से, अब यहाँ पे देखो से लगा है, से विभक्ति चिन्ह है। जब इनके साथ विभक्ति चिन्ह लगा होता है तो ओ की मात्रा वाले बहुवचन लगते हैं। ध्यान रखो, ए की मात्रा वाले बहुवचन नहीं लगते हैं, है ना, ध्यान रखो। तो यहाँ होगा दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। रानी केतकी की कहानी, अरे रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम गद्य कहानी है। हिंदी गद्य की प्रथम जो रचना है वो है रानी केतकी की कहानी। हिंदी गद्य की प्रथम रचना, इसे कहा जाता है हिंदी गद्य की प्रथम रचना। जो है ये पूछा जाए हिंदी गद्य की प्रथम रचना, तो कौन है हिंदी गद्य की प्रथम रचना? प्रथम रचना, तो प्रथम रचना कौन होती है? प्रथम रचना है कौन सी? सैयद ईसा अल्लाह खां की है रानी केतकी की कहानी। तो हिंदी गद्य की प्रथम रचना पूछ ली जाए तो बता देना रानी केतकी की कहानी, है ना। इसके लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां, सैयद ईसा अल्लाह खां। अगला देखो, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा शब्द लगा हुआ है, आपको विभक्ति चिन्ह बताओगे। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। इसका करण का क्या है? से। या आपका है के द्वारा, क्या है? के द्वारा। संप्रदान का क्या है? को के लिए, क्या है? को और के लिए है ना। अपादान का क्या है? से। तो यहाँ देखो, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करे, कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा गेंद से खेलता है, गेंद से खेलता है, बच्चा गेंद से खेलता है, तो खेलने का साधन क्या है बेटा? खेलने का साधन गेंद है, तो गेंद से खेल रहा है ना। बच्चा गेंद से खेलता है, कौन सा कारण है? करण कारक है। तो ऐसे ही आपका जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। ठीक है। अगला, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से खरीदे जलेबियाँ, तो जलेबियाँ होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, खरीदी होना चाहिए था। साड़ियाँ स्त्रीलिंग, खरीदियाँ। संप्रदान अपादान, ये क्या लिख दिया इन्होंने? माँ ने बाजार से
संप्रदान अपादान खरीदे गलत है। अरे ये सभी ऑप्शन गलत हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ भरने लायक ठीक नहीं है, कोई ऑप्शन ठीक नहीं, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2003 में, 2005 में, 2001 में, 2007 में। तो ध्यान रखो, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? सन 2005 में मिला। कब मिला इन्हें? 2005 में मिला है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये कामदेव के पर्यायवाची मनोज, और आप जानते हो मनमथ भी होता है, मनमथ भी होता है ना। अनंग भी होता है, आप जानते हो अनंग भी होता है, मनसिज भी होता है, ये भी बताया मनसिज। मकरध्वज भी बताया है, मकरध्वज है ना। ये सभी आपके हैं, ये सभी पर्यायवाची है। कौन नहीं है? निलय नहीं है। निलय ये किसका है? निलय आलय है ना, ये आलय, घर, निकेतन, ये निकेतन है ना, ये आगार, क्या आगार, ये सभी जो है ये आपके घर के पर्यायवाची हैं। ये सभी आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। हिंदी अकादमी शलाका सम्मान की पुरस्कार राशि है। हिंदी अकादमी शलाका सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख, 3 लाख, 50,000, 5 लाख। अरे भैया कितनी दी जाती है? 5 लाख दी जाती है। कितनी? 5 लाख रुपए दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? नरोत्तम दास की कौन सी है? सुदामा चरित, हनुमान नाटक, या रुक्मणी मंगल, जानकी मंगल। तो ये इनकी सुदामा चरित्र जो है वो आपकी नरोत्तम दास की रचना है। निम्न में से पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? किसने की थी भाई? रामानुजाचार्य ने, विट्ठलनाथ ने, सूरदास ने, या फिर बल्लभाचार्य ने, है ना। तो सही है, बल्लभाचार्य ने की थी। किसने? बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की रचना की। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? सच्ची बात, गुणवाचक विशेषण है। गोल आंखें गुणवाचक विशेषण है। गुलाबी रंग गुणवाचक विशेषण है। कौन सा? मनो अनाज है। जैसे हम कह दें मनो का मतलब जानते हो? मन भर अनाज। मन का मतलब 40 किलो अनाज, 40 किलो अनाज। अनाज को मापा और तौला जाता है। तौला जाता है। जो मापने और तौलने की चीज़ होती हैं वो हमारी परिमाणवाचक विशेषण होती हैं। कौन सी? परिमाणवाचक विशेषण। वो किस में आते हैं? परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं, है ना। तो मनो अनाज का मतलब परिमाणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण नहीं है। कौन सा? ये वाला नहीं है गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। जो उद्यमी व्यक्ति होता है, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, वो कुछ न कुछ करता रहता है। कभी हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठता है, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता है, हाथ पर हाथ नहीं रख के बैठता है ना। यस। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कोई आया था। कोई कैसा सर्वनाम है? अरे सर्वनाम के भेद पता है क्या आपको? सर्वनाम के भेद पता है आपको? बोलो, सर्वनाम के भेद क्या पता है? अरे हाँ भैया, सर्वनाम के भेद तो सर ने पढ़ाए। 5 भेद होते हैं। अरे कौन कौन से होते हैं? अरे पुरुषवाचक सर्वनाम बताया है सर ने। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम तो सर ने बताया है मुझे, है ना। हाँ, इतना तो मुझे सर जी ने बताया है। अरे निजवाचक भी बताया है
तुम क्या बात करते हो यार, निजवाचक सर्वनाम भी बताया है सर जी ने। तीसरा आपका प्रश्नवाचक भी बताया सर जी ने, एक प्रश्नवाचक होता है सर्वनाम। भाई मुझे भुला क्यों रहे हो हैं, ये भी बताया। अरे चौथा नहीं बताया होगा मेरे भाई, अरे चौथा भी बताया, संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम, अरे ये भी बताया है। अरे तो पांचवा नहीं बताया होगा ना? हाँ, पांचवा नहीं बताया। कौन सा होता है मेरे भाई पांचवा? पुरुषवाचक, निजवाचक, अच्छा 5 क्यों, यहाँ 6 करो ना भाई मेरे, कितने भेद करोगे? 6 करो ना, ये 6 भेद होते हैं ना सर्वनाम के। तो संबंधवाचक, अच्छा पांचवा क्या होता है? अरे पांचवा होता है निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है मेरे भाई। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अरे तो छठवां नहीं बताया होगा, अरे बताया है। कौन सा? अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अरे ये भी बताया, सब बता दिए। हाँ भाई सब बता दिए। कौन कौन होते हैं? अच्छा कौन कौन होते हैं? तो पुरुषवाचक में बता दिया भाई साहब, सर जी ने बताया कि मैं और तू होता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अच्छा निजवाचक में क्या बताया? इसमें आप बताया है। प्रश्नवाचक में क्या बताया? इसमें क्या बताया और कौन बताया है? कौन सा? क्या और कौन बताया है? क्या और कौन। इसमें संबंधवाचक में क्या बताया? इसमें जो और सो बताया है। क्या? जो और सो बताया है। इसमें निश्चयवाचक में इसमें यह और वह बताया है, यह और वह बताया है। इसमें क्या बताया भाई? इसमें कोई और कुछ बताया है। इसमें क्या बताया? कोई और कुछ बताया। अरे तो कितने होते हैं सर्वनाम शब्द? अरे 11 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। कोई किस में आ रहा है मेरे भाई? कोई आ रहा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन कहाँ है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका ऑप्शन हो गया ये, है ना, है ना। तो ये आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। और आपका हिंदी का सेशन जो है वो ख़त्म होता है, और आपके जीएस वाले सर आ रहे हैं, वो आपका जीएस जो है वो आपका कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और जीएस पढ़ने का आप आनंद लें, है ना। नमस्कार साथियों, उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी बच्चों आप लोगों ने अभी जो क्लास हुई थी उस क्लास में आप लोगों ने हिंदी का देखा हुआ है, और सर ने जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही थी उसमें आप लोगों ने हिंदी के लिए देख लिया हुआ है। अब हम लोग इसी के आगे बच्चों बात करेंगे, और वो हम लोग बात करेंगे जीएस वाले पोर्शन को लेकर के। और आप देखिए सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है। जीएस वाले के लिए हम लोग हिंदी में बात करेंगे सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहला बच्चों जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे उपलब्ध है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका पहला जो रहेगा वो क्या है उसको हम लोग देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX समानता क्या दर्शाता है? देना, देखना, लेना, संबोधित करना।
तो डॉक्टर का पर्चा जो होता है उसमें एक आप लोगों ने देखा होगा RX कुछ करके छपा होता है डॉक्टर के पर्चे में। तो ये RX पूछ रहा क्या दर्शाता है। तो आप लोग 10 सेकेंड में आप लोग आंसर बताएं कि ये डॉक्टर के पर्चे पर RX आखिर दर्शाता क्या है, क्या दर्शाता है। ठीक है, आप लोग 10 सेकेंड में इसका आंसर बताएं। ठीक है, तो RX आपको क्या दर्शाता है? डॉक्टर की लिखी हुई दवा का सेवन करना, ये दर्शाता मतलब टेक मतलब लेना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी आपका। तो RX आपका क्या दर्शाता है? सी को दर्शाता है, सी नहीं सॉरी, लेना को दर्शाता है। सी बता रहे लेना, क्योंकि उसमें पर्चे में दवा लिखी होती है, उसका मतलब होता है सेवन करना, और उसका मतलब टेक, और टेक का मतलब क्या? लेना हो जाएगा। अगला जो बच्चों आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? सरसों, गेहूं, जौ और कोहड़ा। तो आप लोग जल्दी से बताएं इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो रबी के फसल का उदाहरण नहीं है, रबी के फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आप लोग जल्दी से बताएं। तो आपको देखो मालूम है सरसों रबी की फसल है, गेहूं भी रबी की फसल है, जौ भी रबी की फसल है। इसमें से कोहड़ा जो बच्चों है ये रबी की नहीं है, ये आपकी किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, खरीफ की क्या है? फसल है। तो कोहड़ा किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है कोहड़ा। ठीक है, बाकी आप देखते हो कि रबी की जितनी भी फसलें हैं ये कब बोई जाती हैं? सर्दियों में बोई जाती हैं, सर्दियों में। और रबी की फसलें कौन कौन सी है रबी की? तो आपकी गेहूं है, जौ, चना, सरसों, आलू, राई। गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू, राई। ठीक है, सरसों, आलू, राई। ठीक है, ये सब आपकी किसकी? रबी की फसल है। खरीफ में क्या क्या आती है? ज्वार, बाजरा, मक्का और कोहड़ा। ठीक है, ये खरीफ में आएंगी। और जायद में तरबूज, ककड़ी, खीरा। ठीक है, वो सभी किस में आ जाएंगे? जायद में। तो 39 का भी आंसर क्या था? सी था, सी था। अगला हम लोग देख सकते हैं 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? तो लखनऊ में, इलाहाबाद में, बरेली और रामपुर। तो जल्दी से आप लोग 10 सेकेंड में बताएं 40 का क्या होगा? 40 का क्या होगा? कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? कहाँ पर स्थापना की गई थी? जल्दी से आप लोग बताएं 40 का आंसर क्या होगा? चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं 10 सेकेंड के अनुसार। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना ये आपकी की गई थी प्रयागराज, इलाहाबाद में की गई थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। ठीक है, और कब की गई थी? 1831 में। कहाँ पर की गई थी? वर्तमान में जिसे हम लोग प्रयागराज कहते हैं, पहले इसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद था। तो इसका जो आंसर आपका था बी आपका करेक्ट आंसर था। अगला पूछ रहा मैक्सिको की मुद्रा क्या है? रुपया है, दिनार है, पेसो है, डॉलर है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं मैक्सिको की मुद्रा क्या है। 10 सेकेंड में आप लोग अपना आंसर दें। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की मुद्रा सॉरी दोस्तों, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो आप लोग बताएं भाई मैक्सिको की मुद्रा क्या रुपया है, दिनार है, पेसो या डॉलर है? तो हम लोग बात करते हैं तो उस मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पेसो है, पेसो है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा, सी। ठीक है, मैक्सिको की जो मुद्रा आपकी क्या है? पेसो है, पेसो। ठीक है, अगला लिखा हुआ सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके, मतलब कि कैंसर ना हो सके? तो ये भारत ने क्या केरल के साथ मालदीव के साथ समझौता हुआ। तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो आप लोग 10 सेकेंड में 42 का आंसर दें। क्या होगा? किसके साथ समझौता ये किए हुए हैं? केरल के साथ। जल्दी आप लोग बताएं 10 सेकेंड में आंसर दें। 42 का क्या होगा? तो जल्दी बताएं आप लोग कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो ये बच्चों जो द्वीपीय देश में उसमें कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके, तो ये जो समझौता किया गया किसके द्वारा? केरल
केरल में किया गया है, केरल में मालदीव के साथ, ठीक है। और कितने द्वीपों को लेकर, तो लगभग वही 1200 द्वीपों को लेकर के, 1200 द्वीपों को लेकर के। द्वीप किसे कहते हैं? चारों ओर जो जल से घिरा हुआ भूभाग होते हैं उनको हम लोग क्या द्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं, ठीक है। चारों ओर जल से घिरे हुए भूभाग को हम लोग द्वीप कहते हैं। तो 1200 द्वीपों को लेकर ये समझौता हुआ है। और कब हुआ था? सितंबर 2019 में। 19 में। तो 42 का जो आंसर था आपका क्या था? ए आपका करेक्ट आंसर था, ए करेक्ट आंसर था, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें तो जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? SSN कोड, SAC कोड, GST कोड, PAC कोड। तो आप लोग बताएं जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का प्रयोग किया जाता है? किस कोड का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जल्दी से बताएं। सामानों को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए तो आपको पता होगा किस कोड का प्रयोग किया जाता है? SSN कोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जीएसटी के तहत ये एक प्रकार का कोड होता है और इसी का इसमें प्रयोग किया जाता है। जीएसटी की अगर बात की जाए तो इसकी जो शुरुआत भारत में हुई थी वो 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी आपका कैसा कर है? जीएसटी एक आपका अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। और जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? असम में, असम में। और विश्व में सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी? फ्रांस में। कब? 1954 में, 1954 में, ठीक है बच्चों। इसके बाद जीएसटी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक है CGST मतलब केंद्रीय जीएसटी, एक है आपका SGST मतलब कि स्टेट जीएसटी, और एक आपका है UT जीएसटी मतलब कि केंद्र शासित जीएसटी, ठीक है। जीएसटी में दरें कितनी है? तो एक आपकी 0% है, एक 5% है, एक 12% है, एक 18% है और एक 28% है। तो ये आपकी जीएसटी की क्या है? दरें हैं, दरें हैं। तो 0, 5, 12, 18 और 28 ये जीएसटी की क्या है? दरें हैं आप लोग। अगला, पंडालकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। तो पूछ रहा पंडालकल एक प्रकार का स्मारक है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग बताएं, जरा जल्दी से बताएं। पंडालकर स्मारक कहाँ पर है? 10 सेकेंड में आप लोग आंसर दें अपना। पंडालकर स्मारक कहाँ पर है? इसको विश्व विरासत का दर्जा भी मिला था इस पंडालकर स्मारक को। तो ये भारत के किस राज्य में है? तो बात की जाए तो ये भारत के कहाँ, किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। इसकी बात करें, ये जो स्मारक है इसको 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। कब? 1987 में विश्व विरासत सूची में क्या हुआ था? शामिल किया गया था 1987 में, ठीक है, विश्व विरासत सूची में, ठीक है। तो इसका जो आंसर था क्या था बच्चों? सी आपका करेक्ट आंसर था, कर्नाटक। और 1987 में विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। अगला, भारत सरकार का अधिकृत निकाय, निकाय या बना हुआ है बच्चों, ठीक है। और उस निकाय का नाम क्या? APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? मतलब कि एक प्रकार की ये संस्था टाइप में आप मान सकते हो या कोडिंग टाइप में। APEDA ये कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? पूछना चाह रहा समुद्री खाद्य पदार्थ का विपणन, इसके बाद कृषि व्यापार क्षेत्र का सृजन से है, या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात से है, कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। तो जल्दी से आप लोग 45 का आंसर कमेंट करके 10 सेकेंड में बताएं आखिर इस 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं इस 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड में बच्चों आप लोग आंसर दें, 10 सेकेंड में। तो इसका जो आपका 10 सेकेंड के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी
खाद्य उत्पादों के निर्यात, यानी खाद्य उत्पादों, जितने भी खाने वाले उत्पाद हैं उनका निर्यात जो किया जाता है वो इस कोड के माध्यम से किया जाता है, या निकाय एक प्रकार का है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ए से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में प्रयोग किया गया था? GSLV MK, PSLV C11, GSLV F11, PSLV C45। तो कुल मिला के वो पूछना चाह रहा कौन सा लॉन्च वाहन मिशन है जो चंद्रयान 2 में जिसका प्रयोग किया गया था। तो जल्दी से आप लोग 10 सेकेंड में बताएं 46 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आप लोग जल्दी से बताएं 46 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मिशन ये आपका लॉन्च किया गया था? तो आपको पता होगा ए जो आंसर था ये आपका करेक्ट आंसर था, GSLV MK 123। ठीक है, MK III, ठीक है, ये 1 3 बार लिखा हुआ III 3 या MK 3 भी लिख सकते हो आप लोग। तो GSLV MK 3, ठीक है, ये आपका प्रयोग किया गया था। और ये कब किया गया था? इसरो द्वारा। इसरो द्वारा वर्ष 2019 में, इसरो द्वारा वर्ष 2019 में ये इसरो के द्वारा ये क्या किया गया था? 2019 में ये आपका किया गया था, 2019 में। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? सुमात्रा, पोर्टो प्रिंस, मनीला और जकार्ता। ये तो बच्चों आपके लिए आसान क्वेश्चन हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो आप लोग इसका तो आंसर बता ही सकते हो बच्चों, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? बताएं भाई 10 सेकेंड हो गए आपके। इंडोनेशिया की जो राजधानी है बच्चों कौन सी है? जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। मनीला किसकी राजधानी है? तो मनीला है आपकी फिलीपींस की। ठीक है, फिलीपींस। ठीक है, सुमात्रा द्वीप ये कहाँ पर है? सुमात्रा द्वीप ये आपका कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी? जकार्ता थी। तो इसका जो 47 का जो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी है। इसकी राजधानी जकार्ता आपकी थी। मुद्रा की बात करें तो क्या इंडोनेशिया की? रुपया। ठीक है, अगला, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगीत और नृत्य से, हथकरघा से, साहित्य से, अनुष्ठान से। ये लखनऊ घराना से बच्चों फिर से एक बार क्वेश्चन आ चुका है और आप लोग 10 सेकेंड में इसका आंसर बताएं। लखनऊ घराना जो है ये किससे संबंधित है? मैंने कल की क्लास में भी बताया था इस लखनऊ घराने को एक नाम और है। कौन सा घराना कहते हैं? पूरब घराना कहते हैं, पूरब घराना भी कहते हैं। ठीक है, लखनऊ को। तो मैंने आपको घराना कर परिभाषा क्या बताई थी? मैंने आपको संगीत सिखाया, आपने किसी दूसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये संगीत सिखाने की जो व्यवस्था चली आ रही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घराना। तो लखनऊ घराना किससे संबंधित है? संगीत और नृत्य से। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इस लखनऊ घराने को हम लोग और भी क्या कहते हैं? पूरब घराना के नाम से भी जाना जाते हैं, पूरब घराना के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, जल्दी से आप लोग बताएं 49 का आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड में आप लोग अपना आंसर दें। 10 सेकेंड में आंसर दे। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल क्या नई दिल्ली में है? नहीं है। चेन्नई में है? नहीं है। मुंबई में है? नहीं है। कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो कोलकाता में है। और कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल। तो केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल हमारा कहाँ पर पड़ेगा? कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? ठीक है, साइबर अपराध नहीं माना जाता इनमें से। पोर्नोग्राफिक मतलब अश्लील या मेल भेजना, सोशल नेटवर्क को विकृत करना, या हैकिंग, या बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री का कॉपी करना। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से पूछ रहा कौन सा इनमें साइबर अपराध नहीं है, साइबर अपराध नहीं है। तो आप लोग 50 का आंसर बताएं, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताएं। क्या पोर्नोग्राफी या मेल भेजना साइबर अपराध है? सोशल नेटवर्क को विकृत करना है? हैंगिंग क्या साइबर अपराध है? ठीक है, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना, क्या ये साइबर अपराध है? पूछ रहा है इनमें से कौन साइबर अपराध नहीं है। तो आप बताओ, ये अश्लील मेल भेजना ये तो अपराध है ही, आपका साइबर अपराध माना जाता है। सोशल नेटवर्क को विकृत करना ये भी है, ठीक है। हैकिंग ये भी है, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना ये साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर था। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डी था, ठीक है। बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री करना होता तो गलत है, लेकिन साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका जो आंसर आपका था क्या था? डी आपका था, डी आपका था। अगला, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल। तो चिपको आंदोलन कहाँ पर शुरू किया गया था? आप लोग जल्दी से बताएं, 51 का आंसर क्या होगा? 51 का आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा के लिए जो शुरू किया गया था, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं 51 का आंसर क्या होगा। ठीक है, चिपको आंदोलन, पेड़ से चिपक कर पेड़ों को कटने नहीं दिया जाता था। तो इसकी बात करूं तो ये उत्तराखंड के किस जिले में शुरुआत हुई थी? चमोली जिला। चमोली कहाँ है? यूके में। शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। और इसमें क्या, पेड़ से चिपक जाते थे, पेड़ को कटने नहीं देते थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित थे? चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन से। तो सुंदरलाल बहुगुणा, पेड़ से चिपक जाते थे ये लोग और पेड़ को कटने नहीं देते थे। तो 51 का जो आंसर था वो क्या था? बी आपका था। अगला, आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आरपीएफ का कुल मिला के फुल फॉर्म पूछना चाहता, सीधा सीधा ये क्वेश्चन था। रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे रिजर्व पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स और रीजन प्रोडक्शन फोर्स। तो आप लोग जल्दी से बताएं 52 का आंसर क्या हो सकता है? 52 का आंसर क्या हो सकता है? 52 का, ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएं 52 का आंसर क्या होगा? आरपीएफ का इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो आरपीएफ की बच्चों बात करें तो आर से हो जाएगा रेलवे, तो रेलवे, और पी से हो जाएगा प्रोटेक्शन, और एफ से हो जाएगा फोर्स। तो इसका जो आंसर था क्या था आपका? सी सही था, सी सही था। आरपीएफ की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1985 में। 1985 में इसकी ये क्या हुई थी? स्थापना 1985 में आरपीएफ की। ठीक है, तो 52 का जो बच्चों आंसर था वो आपका क्या था? सी करेक्ट आंसर था, सी। अगला, उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? चोल राजवंश से, पल्लव राजवंश से है, कदम्ब और गंग। तो 10 सेकेंड में आप लोग बताएं उड़ीसा का प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर है और सूर्य भगवान को समर्पित है, इसका बच्चों किस राजवंश के शासक ने इसका निर्माण कराया था? किस राजवंश के शासक ने इसका निर्माण कराया था? जल्दी से बताएं वो राजवंश का शासक कौन था? और 53 का आंसर क्या आपका होगा? तो वो बच्चों किसने कराया था? वो राजवंश कौन सा था? तो गंग राजवंश, गंग राजवंश। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव,
नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव ने कराया हुआ था उड़ीसा के जो आपका सूर्य मंदिर है। और उस समय जो राजवंश था वो कौन सा चल रहा था? गंग राजवंश। गंग राजवंश की जो संस्थापक थे वो कौन थे? कोगनी वर्मा, कोगनी वर्मन। कोगनी वर्मन गंग वंश के क्या थे? संस्थापक थे। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? कोगनी वर्मन, कोगनी वर्मन। क्लियर है? अगला, ये तो बहुत आसान है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक, जुकाम, विषाणु। बैक्टीरिया या वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया या वायरस, विषाणु या वायरस, बैक्टीरिया या जीवाणु हो जाएगा। बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण बच्चों कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो इस रोग में हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया जीवाणु के कारण आपका कौन सा? निमोनिया रोग होता है, निमोनिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा, निमोनिया, निमोनिया। ठीक है, जुकाम की बात करें तो इसका जरूर एक कभी कभार पूछ लेता है किस वायरस के कारण होता है, तो राइनो वायरस के कारण। राइनो वायरस के कारण खांसी और जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है। और बच्चों एक चीज़ और पूछ लेता कभी कभार, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो विडाल जो टेस्ट होता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो आप लोग बताएं बच्चों, 10 सेकेंड में इसका 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर क्या होगा 10 सेकेंड के अंतर्गत? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है क्या? रणथंभौर है, सरिस्का है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व है क्या? ठीक है, तो 10 सेकेंड में आप लोग आंसर दे दिया होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। केवलादेव ये आपका राजस्थान में, रणथंभौर भी राजस्थान में, सरिस्का भी राजस्थान में, लेकिन डी जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है ये आपका कर्नाटक में पड़ेगा। तो डी आपका इसका आंसर नहीं होगा, डी नहीं होगा। बाकी ये 3 राजस्थान में आई, सरिस्का, रणथंभौर, ठीक है, केवलादेव, और एक बच्चों राजस्थान में और है। राजस्थान में एक है पक्षी बिहार, क्या नाम है? घाना पक्षी बिहार, घाना पक्षी बिहार। ठीक है, घाना पक्षी बिहार। और एक बच्चों और पूछा जाता, असम में है काजीरंगा। असम का कौन सा है? काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर? असम में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, वाला गैंडा। और एक बच्चों और है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर या बाघ के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था आपका बच्चों डी करेक्ट आंसर था, डी आपका। अगला, डोलू कुनीता भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीता। ठीक है, ऐसे नाम जब कभी अजीबोगरीब आया करें तो आप इतना तो दिमाग लगाया करो, ये जो नृत्य होगा दक्षिण भारत में ही ऐसे नाम देखने को मिलते हैं, इसके अलावा और कहीं का नृत्य नहीं होगा। तो क्या तमिलनाडु का है, केरल का, बिहार का, कर्नाटक का है? तो जल्दी से आप लोग 10 सेकेंड में आप लोग 56 का आंसर बताएं, 56 का आंसर बताएं क्या होगा, क्या होगा? 10 सेकेंड में आप लोग आंसर दें। ठीक है, डोलू कुनीता किसका नृत्य है? भाई देखो, केरल, बिहार, दक्षिण भारत में किसी का है, अब सोचना ये किसका है। तो दक्षिण भारत में हम लोग बात करूं तो ये डोलू कुनीता आपका कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक का है, कर्नाटक का है। केरल की बात करें तो केरल में कौन सा है? कथकली, कथकली। बिहार की बात करूं तो बिहार में कौन सा है? विदेशिया और कौमा जट जटिन, विदेशिया कौमा जट जटिन। ये आपके कहाँ के? बिहार के, बिहार के। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो आंसर था डोलू कुनीता, ये किसका था? आपका कर्नाटक का था। कर्नाटक में और भी हैं, ठीक है, कुनीता, भूतकोला, यक्षगान,
कुनीता, भूत कोला, यक्षगान, ये भी आपके कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। कर्नाटक के कुनीता, भूत कोला, यक्षगान, ये भी कहाँ के हैं? कर्नाटक के आपके लोक नृत्य हैं। अगला, पाकिस्तान के लरकारा जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर। तो जल्दी से आप लोग बताएं, 10 सेकेंड में इसका आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड में 57 का आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे जो था लरकाना ज़िले में, तो इसका बच्चों आपको पता होगा पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे जो आपका शहर मिला, तो प्रमुख शहर कौन सा? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी, रखालदास बनर्जी, ठीक है, रखालदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार भी मिला हुआ, ठीक है। तो इसकी खोज की गई थी 1922 में, किसने? रखालदास बनर्जी से। और इसी मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार भी मिला हुआ है। विशाल स्नानागार भी मिला हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हेंसिंग के द्वारा लिखी गई है? एज ऑफ टाइम, फ्लड ऑफ फायर, द मदर आई नेवर न्यू और डेवर टू डू फॉर द न्यू। तो ये पूछ रहा कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यात्री जहाँ तक थी उन्हीं की बात हो रही है। तो उनकी कौन सी एक जीवनी है जो जॉन पियर हेंसन के द्वारा लिखी गई? तो जल्दी से आप लोग 58 का आंसर बताएं 10 सेकेंड में। 58। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी जीवनी है जो इनके द्वारा लिखी? एज ऑफ टाइम। टाइम की भी एक लिमिट होती है, एज ऑफ टाइम, यानी एज की भी लिमिट होती है, एज आयु की भी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो 58 का जो आंसर था ये आपका करेक्ट आंसर था। अगला, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? संत कबीर नगर गोरखपुर में, बरेली में, प्रयागराज, कानपुर। ये तो बहुत मतलब कि जबरदस्त क्वेश्चन पूछा हुआ। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो संत कबीर नगर का जो पुलिस प्रशासन है उसकी हम लोग बात करूं तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? गोरखपुर पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गोरखपुर पुलिस क्षेत्र के क्या अंतर्गत आता है? गोरखपुर पुलिस क्षेत्र के। तो बहुत ज़बरदस्त ये क्वेश्चन था और आपके लिए थोड़ा कठिन भी रहने वाला था ये। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो आप लोग बताएं किसके तहत ये प्रतिबंध लगाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो आपको पता होगा किसके अनुसार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल जो 24 है उसी में तो ये बात लिखी गई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट और अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके विरुद्ध हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। समानता के मौलिक अधिकार की बात करें तो ये 14 से लेकर के कहाँ तक है? 18 तक है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 19 से 22 तक है, ठीक है। तो ये आपके कुछ मौलिक है। वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं भी कितने? 6 हैं। कहाँ से लिए गए हैं? USA से लिए गए हैं। किस भाग में है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। किसको दिए गए निर्देश हैं? तो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए निर्देश हैं। नागरिकों को दिए गए निर्देश हैं। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, करनाल। जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी से बताएं, कमेंट करें 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर क्या होगा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा,
ठीक है, का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली, लखनऊ, देहरादून और करनाल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसकी बात करूं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है, दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा, इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1929 में। तो ये मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। और वैसे भी आप लोग देखते होगे, नॉर्मल अगर पूछता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तब भी आप क्या दिल्ली को ही टिक करते हो। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? इंग्लिश अगस्ट, आवर मून हैज ब्लड ऑफ क्लाउड्स, सीरियस मैन या ए फाइन बैलेंस। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक है जो रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखी गई है? 10 सेकेंड में आप लोग आंसर बताएं। 62 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? ठीक है, इंग्लिश अगस्ट, आवर मून हैज ब्लड क्लाउड्स, सीरियस मैन या ए फाइन बैलेंस। आ फाइन बैलेंस, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो ये रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ए फाइन बैलेंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, ए फाइन बैलेंस। तो 62 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लोबी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अविकसित क्षेत्रों में तैनात है? वो कौन सा बल है? सीमा सुरक्षा बल है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, असम राइफल है या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक है? तो जल्दी से आप लोग बताएं। जिसे कछार लेवी के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कछार लेवी के नाम से जाना जाता है। और वो कौन सा? जल्दी से आप लोग बताएं। कछार लेवी के नाम से चर्चा में रहा है। ये जो करंट अफेयर का ये मामला बन सकता है, कौन सा वो पुलिस बल है? तो 10 सेकेंड बच्चों आपके समाप्त हो गए। इसके बाद अब हम लोग बताते हैं 10 सेकेंड में इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या रहेगा 10 सेकेंड के अनुसार। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा असम राइफल, असम राइफल। ठीक है, असम राइफल की स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी स्थापना? इसकी असम राइफल की हुई थी 1835 में। और इसी असम राइफल को ही किसके नाम से जाना जाता है? कछार लेवी के नाम से, जो उत्तर पूर्व भारत में अविकसित क्षेत्रों में तैनात है। ठीक है, तो असम राइफल इसका आंसर रह जाएगा। अगला, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1952, 1967, 1993, 2006। तो 10 सेकेंड में बच्चों आप लोग 64 का आंसर दो। मानव के अधिकार से संबंधित संरक्षण अधिनियम PHRA मतलब कब लागू हुआ था? डेट पूछी है। ठीक है, तो ये बच्चों लागू हुआ था सितंबर 1993 में, सितंबर 1993 में। ठीक है, मानव के अधिकार से संबंधित अधिनियम था, क्या क्या अधिकार होने चाहिए, और ये 1993 में आपका लागू हुआ था। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? 4, 6, 9, 12। ठीक है, तो आप लोग बताएं जरा, कमेंट करें। करंट अफेयर का मामला है। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग में बच्चों बात करूं तो इसमें कितने कोर ग्रुप हैं? 9 कोर ग्रुप हैं, 9। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मानव अधिकार से संबंधित। और इसमें कुल जो ग्रुपों को रखा गया है वो कितने कुल रखे गए? 9 ग्रुपों को रखा गया है, 9 ग्रुपों को। अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसमें लिखा हुआ है कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण और लिटिल रण आप कच्छ के नाम से जाना जाता है। फिर है भारतीय घुड़खर की
प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को घुड़खर अभ्यारण्य घोषित भी किया गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग इतने वर्ग किलोमीटर है। इसमें पूछ रहा पहला सही है, सेकेंड सही है, पहला सही है, सेकेंड गलत है, या पहला गलत है, सेकेंड सही है, या प्रथम गलत है और सेकेंड गलत है। तो ये बच्चों गुजरात में कच्छ का रण जो क्षेत्र है वो दलदली क्षेत्र है, जिसमें लूनी नदी आपकी लुप्त हो जाती है कच्छ के रण में। ठीक है, तो वही इनमें से ये कुछ दे करके और पूछा है 66 का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से 10 सेकेंड में इसका बताएं 66 का आंसर क्या हो जाएगा, 66 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 10 सेकेंड में आप लोग आंसर बताएं, पूरा पढ़ लें। तो देखो मैंने आपको एक बात तो मैं अभी भी बोल गया हूँ, क्या गुजरात में कच्छ का जो रण क्षेत्र है नमकीन दलदली क्षेत्र है, तो पहला तो ये सही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अभी तक में ये जाना चाहिए। और दूसरा में घुड़खर की प्रमुख आबादी घोड़ों के लिए घोड़ों की आबादी कच्छ के छोटे रण में, ठीक है, घुड़खर इसी क्षेत्र में इसको अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है और इसका क्षेत्रफल कितना है, इतना। दूसरा भी सही है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर था 1 और 2 यानी ए विकल्प बिल्कुल सही था, 1 और 2। जो 66 का जो आंसर था वो आपका क्या था, आपका ए सही था। ठीक है, अगला पाइप वायरस, ओहो, टीएमबी का पूर्ण रूप क्या है? टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मार्बल वायरस, ट्रांसटिव मोजेक वायरस और ट्रांसपोर्टिंग मोजेस वायरस। तो पाइप वायरस टीएमबी का पूर्ण रूप क्या, जल्दी से आप लोग बताएं। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, वायरस टीएमबी का पूर्ण रूप। तिलक महाविद्यालय तो बच्चों नहीं हो जाएगा, नहीं, ये तो अरैया में तिलक महाविद्यालय। ठीक है, टीएमबी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, टी से टोबैको मोजेक वायरस। तो पाइप वायरस का इसका पादप, सॉरी अरे बच्चों गलत हो गया, पादप वायरस लिखा हुआ, पाइप में बार बार पढ़ रहा हूँ। पादप यानी पौधों में जो वायरस होता है जिसका नाम टीएमबी है, पौधों में पाए जाने वाला वायरस, उस वायरस का नाम क्या है, तो टोबैको मोजेक वायरस। ए आपका इसका आंसर सही हो जाएगा, ए आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला हम लोग बात करूं, देखो जून 20 की करंट आई। जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर शहीद, ठीक है, 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए थे? गलवान घाटी, दारमा घाटी, दिहिंग घाटी, लुंग घाटी। यानी कि जून 2020 में चीन के साथ एक संघर्ष हुआ था जिसमें 20 से अधिक लोग मारे गए। तो पूछ रहा किस घाटी में मारे गए थे। 10 सेकेंड में आप लोग आंसर बताएं, 10 सेकेंड में आप लोग आंसर बताएं इसका क्या होगा, क्या होगा। 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित क्षेत्र में से मारे गए थे। तो जाहिर सी बात है, इतना अंदाजा आप लोगों ने लगा ही लिया होगा, चीन सबसे ऊपर है, या तो जम्मू होगा या आपका लद्दाख होगा। ठीक है, वहीं चीन इधर घुसपैठ करेगा। तो लद्दाख में कौन सी घाटी है, गलवान घाटी, गलवान घाटी। ये कहाँ पर है, लद्दाख में है, लद्दाख में है। तो इसका जो आंसर था ए था। और जून 2020 की ये कहानी है, और जब संघर्ष हुआ था तो इसमें 20 से अधिक सैनिक मारे गए थे। आंसर क्या था, ए आपका करेक्ट आंसर था। अगला, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? कुल मिला के पूछना ये चाह रहा, मानव अधिकार के लिए एक जो संघ है संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय, जिसे OSCHR कहते हैं, इसमें जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कुल कितने सदस्य हैं अभी? तो इसमें 6 हैं, 12 हैं, 18 हैं, 24 हैं। तो 10 सेकेंड में आप लोग बच्चों अपना आंसर दे। 69 यानी 69 का क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है? ठीक है, तो 10 सेकेंड में आप लोग बताएं मानवाधिकार के संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने हमारे समिति में सदस्य हैं। तो इसका बच्चों हम लोग आंसर की बात करें तो कुल हमारे कितने सदस्य हैं? इसमें 18 सदस्य हैं जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर क्या देते हैं, बल देते हैं। तो 18 सदस्य हमारे इसमें हैं। अगला, राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं, यानी उत्तर प्रदेश में हद कर देते कभी कभार राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसमें भी देखो अभी स्थापना पूछा था और अब पूछा इसमें कुल कितने सदस्य राजस्व आयोग में। तो ऑप्शन दिए हुए 2 हैं, 3 है, 7 हैं, 10 हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं 70 का आंसर क्या हो जाएगा, 70 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कुल कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो पता होगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या राजस्व आयोग में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल जो सदस्यों की संख्या वो कितनी है, 10 है, 10 है। ठीक है, तो 70 का जो आंसर था आपका क्या था, डी आपका सही था। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य प्रत्येक भारतीय व्यक्ति की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितनी वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। चलो भाई बताओ, कुल मिला के देखो लैंग्वेज को खींचा हुआ है, सीधा सीधा मामला है। तो वयस्क मताधिकार से मतलब क्या है, तो 18 वर्ष के हुए सभी व्यक्ति जिनको जो लोग वोट डाल सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वयस्क मताधिकार कहते हैं, वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो 71 का जो आंसर था वो 18 था, 18 था। मुख्य इसमें आपको शब्द पकड़ना था कौन सा, ये बस इतना, वयस्क मताधिकार क्या होता है। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आयु के हुए सभी व्यक्ति जो मतदान करते हैं उन्हें वयस्क मताधिकार कहते हैं। म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, यंगून में, थानटोन में, सैन्याई में, मांडले में। ठीक है, तो आप लोग बताएं म्यांमार में भारत का एक दूतावास है, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, किस स्थान पर है, बताएं भाई किस स्थान पर है म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से, यांगून में, थानडोन में, तोन्नाई में है या मांडले में है। तो हम लोग बात करूं तो म्यांमार का एक शहर कौन सा, यांगून है, यांगून, यहीं पर भारत का क्या दूतावास स्थित होता है। आखिर ये दूतावास का मतलब बच्चों क्या होता है, दूतावास देश विदेशों में इसलिए भेजा जाता है, ये नज़र रखता कहीं वो देश हमारे देश के खिलाफ कोई रणनीति तो नहीं बना रहा, कोई चाल तो नहीं कर रहा। ठीक है, वही दूतावास का प्रमुख कार्य ये रहता है। और दूतावास को जो सुविधाएं मिलती हैं वो अपनी ही सीमा से ही मिलती हैं, अपनी ही घरेलू सीमा में, इसलिए इनके द्वारा जो भी उत्पादन होगा उसको जीडीपी में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 जून, 8 जून, 12 जून, 21 जून। जल्दी से बताएं 73 का आंसर क्या होगा, 73 का आंसर क्या होगा, 73 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं 73 का आंसर क्या होगा। जून, जून, सब जून दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि विश्व मस्तिष्क ट्यूमर जो दिवस है बच्चों, ये कब मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 जून। 5 जून को आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, ये आपका कब रहता है, 5 जून को, 5 जून को। 21 जून को पता है योगा दिवस, योगा दिवस, योगा दिवस। ठीक है, तो इसका जो आंसर था क्या था, 8 जून, 8 जून। ठीक है, बाल श्रम दिवस आपका ये कब मनाया जाता है, 12 जून को बच्चों था, बाल श्रम निरोधी दिवस आपका 12 जून को था। अगला, सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप से निम्नलिखित में से कौन सा है, चेन्नई रेलवे पुलिस फोर्स, चेन्नई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। मतलब कि बच्चों कुल मिला के सीआरपीएफ का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, बस और कुछ सवाल में है नहीं। ठीक है, बस लैंग्वेज को घुमा देता है। तो आप बताएं 74 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सी से सेंट्रल हो जाएगा, आर से रिजर्व हो जाएगा, पी से पुलिस, एफ से फोर्स। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा सीआरपीएफ का क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स।
अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया था, यानी कि पैसेज एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किया था? वो किस देश ने किया था? अमेरिका ने, रूस ने, भारत ने, चीन ने? तो आप लोग जल्दी से बताएं 75 का आंसर क्या हो जाएगा। 10 सेकेंड में आप लोग बताएं 75 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आया करे तो आपको पता है ज़्यादातर ऑप्शन में अगर भारत हो तो ज़्यादातर पहले वरीयता उसी को देना। तो सितंबर 2020 में ये जो पैसेज एक्सरसाइज, ये युद्ध अभ्यास था, वो किसके साथ किया गया था? भारत के साथ। तो सी आपका क्या था? करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर था। तो चलिए बच्चों, ये आज की क्लास थी और आज की क्लास में आप लोगों ने देखा प्रैक्टिस जो सेट चल रहा था क्लास में, और दोनों चीज़ों को, हिंदी की भी क्लास देखी और जीएस की भी देखी, समझा और आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जय हिंद।